द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ऐसे ही कैपेसिटेंस लगा रखे हैं। कैपेसिटेंस की जो यूनिट होगी वो माइक्रो फैराड होगी। सभी यूनिट्स हैं म्यू एफ पिको फैराड ऐसे लिखी होती है, तो इनके पीछे सबके पीछे म्यू एफ लगा लिया करो। और इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है वो पैरेलल में होती है, यानी कि ये वाली जो बात है इसी के बराबर है। ये हो गया 10, ये 2 3 5। और पैरेलल के अंदर कैपेसिटर जो होते हैं वो डायरेक्ट जुड़ते हैं, तो इनका उत्तर आ गया 5 और 5 10। और लगा के लिखते रहो ऐसे, सबके पीछे माइक्रो फैराड लिख लेंगे। उसके बाद ये दोनों सीरीज में आ गए। सीरीज़ का रूल होता है दो का, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। तो 10 गुणा 10 बटे 10 जमा 10, यह हो गया 100 बटे 20 और 5 माइक्रो फैराड हमारा आंसर आ गया। और सभी एक्सप्लेन किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। तो इसमें देखो जंक्शन लॉ को एक नाम और भी है, इसको हम बोलते हैं करंट लॉ भी, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसमें देखो द एल्जेब्रिक सम, देखो सम और एल्जेब्रिक सम में अंतर समझ लो। सम का मतलब सम जब करेंगे तो उसमें पॉजिटिव पॉइंट ही होंगे, जैसे 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4, ये तो होते हैं सम में। और जब कोई पूछे ना आपसे एल्जेब्रिक सम के अंदर जो एल्जेब्रिक सम होगा इसमें पॉजिटिव माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, जैसे +1 -2 +3 -5। इस प्रकार से जो हम सम करते हैं उसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम, जिसमें प्लस माइनस के निशान और जिसमें खाली प्लस के होते हैं उसको हम बोलते हैं सम। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इन ए सर्किट विल बी 0। जैसे मान के चलते हैं हमारा कोई जंक्शन है। जंक्शन किसको बोलते हैं? जहाँ पे काफ़ी चीज़ें इकट्ठी होती हो, जैसे रेवाड़ी जंक्शन। इसको जंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ से 6 रेलवे लाइन निकल रही है। और कोसली को हम नहीं बोलेंगे कोसली जंक्शन, क्योंकि कोसली से तो लाइन क्रॉस कर रही है, कोसली जंक्शन नहीं होगा, वो स्टेशन है, खाली एक ठहराव है वो। तो जंक्शन का मतलब कहाँ? जहाँ पे काफ़ी ट्रेन आके मिलती हों, यानी कि जहाँ पे काफ़ी करंट्स जहाँ से आ रहे जा रहे हों, तो इसको हम बोलेंगे जंक्शन। द सम एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स। देखो ऐसा है कि सारी ट्रेन तो रेवाड़ी जंक्शन में आ भी नहीं रही होंगी, कुछ जा भी रही होंगी बाहर, तो आने वाली जाने वाली को देखते हैं। देखो इस हिसाब से ये मान लो पहला करंट I1, एक ही जंक्शन है आपका, और ये I2 करंट बाहर जा रहा है, I3 अंदर आ गया, I4 बाहर, ये आप अपनी इच्छा से कैसे भी लगा सकते हो, I5। तो अब देखो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स, जो इनकमिंग करंट है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, इनकमिंग करंट बराबर पॉजिटिव। और जो आउट गोइंग करंट है, अभी देखो ट्रेन भी जा रही है, ट्रेन की आवाज़ सुन रही होगी, ये स्टेशन की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव ली जाएगी। तो आउट गोइंग करंट बराबर नेगेटिव। स्टेशन की तरफ जो आ रही होगी, जैसे हमारी जो ट्रेन है भी जंक्शन की तरफ जा रही है, स्टेशन की तरफ जा रही है, तो ये पॉजिटिव ली जाएगी। अब देखो भाई ये आने वाली है, इसको क्या लेंगे? प्लस का I1, ये जाने वाली आउट गोइंग है, माइनस की I2, ये आ गई है प्लस की I3 माइनस I4, और ये हो गया अपना नेक्स्ट है, ये भी I है, आने वाली को क्या लेंगे? प्लस बराबर 0। अब इनमें से आउट गोइंग अलग कर दो, इनकमिंग अलग कर दो, तो ये हो गया हमारा I1 प्लस I3 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। तो ये हमारा किरचॉफ जंक्शन रूल। इसका दूसरा नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ भी बोलते हैं इसको। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और वैसे इनका सॉल्यूशन भी मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। तो ऐसे हम करते हैं, 2 नंबर का प्रश्न है, इतना लिख कर दिखाना है। अगर इसमें कोई न्यूमेरिकल आ जाए, जैसे इनके मान दे रखे हो 1 2 5 7, तो उसको भी हम सोल्व कर लेंगे, उसको भी देखते अभी। ये मान लो 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 5 7, या इनमें से एक पूछ लेगा कि भाई इसका I5 का मान बताना है, तो I5 का मान निकाल देंगे हम। जैसे अभी मैंने कर लिया, ये हो गया 1 जमा 3 जमा I5 हमने निकालना है, बराबर
I2 तो बाहर जा रहा है, I2 कितना है देखो 2 और I4 है 5। इसको ऊपर वाली इक्वेशन में रखोगे और उसके बाद एडजस्ट करने के बाद यही उत्तर आएगा। तो I5 को मान निकाल लेंगे। इधर हो गए 7 और ये हो गया 4, परली तरफ जाके 7 में से 4 के कितने बच जाएंगे 3। तो I5 = 3 एम्पियर। तो ऐसे हम न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन करवाने से पहले इसी में जो पीछे करवाया है उसमें बच्चों एक नंबर का इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ये बता देते हैं अभी आपको। जो किरचॉफ जंक्शन रूल है और किरचॉफ करंट लॉ भी बोलते हैं इसको, इट इज़ द बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये याद रखना आपने, ये इम्पोर्टेंट है। इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जबकि जो सेकंड जो नियम है किरचॉफ्स का वो किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये याद रख लोगे दोनों पॉइंट। किरचॉफ जो फर्स्ट लॉ है ये ओपन सर्किट के लिए ही वैलिड है, ओपन, और जो सेकंड है वो ओपन और क्लोज दोनों के लिए वैलिड है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें कहता है कि अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए मीटर ब्रिज का डायग्राम बना के दिखाओ। तो ये 2 नंबर का प्रश्न है, तो 1 नंबर तो डायग्राम का है भाई और 1 नंबर हमने उसकी इक्वेशन लिख के दिखानी है। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके अंदर डायग्राम। तो मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर एक मीटर का पैमाना लगा होता है, 100 सेंटीमीटर लंबा एक पैमाना, तो मार्किंग होगी। ये एक तार होगा, यहाँ पे 2 कॉपर की स्ट्रिप लगी होती है ऐसे एल शेप की 2 स्ट्रिप हो गई और यहाँ पे 2 गैप बन जाते हैं, एक गैप ये रहा, एक गैप ये रहा। इस गैप के ऊपर लगाया जाता है रेजिस्टेंस बॉक्स जो हमने लिख दिया है, इसकी फिक्स वैल्यू होगी। उसके बाद यहाँ पे एक अननोन रेजिस्टेंस, इसका मान निकालना है और इस पॉइंट के साथ इसको डी पॉइंट कहेंगे। यहाँ इसके साथ एक तार के थ्रू एक गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी लगाई जाती है। देखो यहाँ पे कट हो गई, तो इसका मतलब इसको मैं थोड़ा यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये इसके टच नहीं है, क्रॉसिंग है इसके ऊपर से, इस प्रकार के निशान बनाते हैं, जैसे फ्लाई ओवर टाइप का हो गया ये। तो ये हो गया डायग्राम। ये आपकी सेल है ई और ये है अपनी की। जैसे इसके अंदर हम करंट ऑन करेंगे तो करंट की सप्लाई शुरू हो जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई, जैसे ही इस वायर के ऊपर ही हम जॉकी के होते हैं, जॉकी ऐसे ही होती है मार्कर की तरह ही, अभी दिखा भी देंगे आपको। जॉकी जो है वो स्लाइड कॉन्टैक्ट डिवाइस है, जैसे ही इसके ऊपर रखोगे तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है वो इधर चली जाएगी और इसको लेते आओ सरकाते लाओ। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये सुई बिल्कुल 0 आ जाएगी, उसको हम बोलते हैं नल पॉइंट डिफ्लेक्शन। तो उस पॉइंट को नोट कर लो। मान लो फॉर एग्जांपल ये 40 सेंटीमीटर पे हो गया, 40 सेंटीमीटर पे ये सुई कहाँ पे आ गई 0 पे, तो बाकी उधर वाली कितनी बच गई 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं लिख दूँ, अगर ये L पे हो जाए तो उसको क्या लिखें हम 100 - L। तो बैलेंस कंडीशन होती है मीटर ब्रिज की, व्हीटस्टोन ब्रिज की, P/Q = R/S। तो यहाँ पे P का रोल कौन करेगा, P का रोल करेगा ये 40, ये तो लेंथ है। मान लो एक ये यूनिट वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है R यूनिट वायर का, तो ऐसा तो 40 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर का R है, तो 40 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो 40R, इसका कितना हो जाएगा 60R। तो लेकिन हमें तो अभी तो जनरल इक्वेशन लिखनी है, ये जो इक्वेशन लिखे हैं ये भी 1 नंबर की है, तो इसको ऐसे लिख दूँ P की जगह L × R बटे 100 - L × R = R/S। R से R कैंसिल हो जाएगा, तो S आ जाएगी, S = S इधर आएगी तो ये इधर जाएगा, R × 100 - L बटे क्या बच गया था ये L जो है नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। तो 1 नंबर तो मिलेगा इसका और 1 नंबर मिलेगा डायग्राम का। तो 2 नंबर का प्रश्न है। जैसे ही कोई मीटर ब्रिज की बात आई तो आपने सारी स्टोरी नहीं लिखनी है उसकी। ये देखो उसने क्या पूछा है, उसने तो सिर्फ डायग्राम पूछा है अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ये अननोन रेजिस्टेंस है, 4 में से जब 3 बात दे रखी हो तो एक बात जो अननोन होती है उसको हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन है, डिफाइन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड SI यूनिट।
तो SI यूनिट लिखनी है इसकी, और मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिबिलिटी किसी भी सब्सटेंस की क्या होती है? इट इज़ द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल अगेंस्ट द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए किसी मैग्नेटिक फील्ड के पास ले जाया जाता है तो उसका कितना रेजिस्टेंस होता है, कितना वो अपोज करता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिबिलिटी। ठीक है, और इसकी SI यूनिट होगी, SI यूनिट होगी TMA इनवर्स। TMA इनवर्स इसकी SI यूनिट होती है, और इसमें वेबर AM इनवर्स, वेबर AM इनवर्स, ये भी दोनों एक ही बात होती है। तो इसकी SI यूनिट होगी। और जो परमिबिलिटी होती है, जो जिसको हम एब्सोल्यूट परमिबिलिटी बोलते हैं, देखो स्पेलिंग का ध्यान देना, वो फर्स्ट यूनिट में परमिटिविटी है, ये परमिबिलिटी है। तो ये म्यू वैक्यूम के लिए होती है म्यू नोट। तो आपको याद हो, आपने एक मान याद करवा रखा है, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ होती है। तो म्यू नोट का मान मैग्नेटिक परमिबिलिटी बताओ कितनी होगी? तो ये होगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये है मैग्नेटिक एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिबिलिटी का मान, और यूनिट होगी TMA इनवर्स, और दूसरी क्या है? वेबर AM इनवर्स। तो इसको भी चेक करते हैं भाई ये दोनों आपस में कैसे बराबर होते हैं। तो देखो इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दो कैसे ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल टू B इंटू एस। तो फाई की यूनिट क्या होती है? वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी? टेस्ला। और एरिया की क्या होगी? मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से T का मान आ गया हमारा वेबर बटे मीटर स्क्वायर। तो इसके अंदर जो ना T का मान रख दो वेबर बटे मीटर स्क्वायर। तो M तो इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो ये एक M से M कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा। तो सीधी बात है, ये दोनों बात बराबर हैं। इससे पीछे तो बैक करके देखोगे तो मैंने यहाँ पे गलती से M इनवर्स कर दिया था, वो तो सही A इनवर्स, ये फाइनल लिखा हुआ है। तो भाई 1 नंबर की तो अपनी डेफिनेशन आएगी और 1 नंबर की SI यूनिट आएगी। तो 2 नंबर का मसाला कंप्लीट हो गया, इतना ही लिख कर दिखाना है। हमारा चौथा क्वेश्चन पूरा हो गया। 5वें की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा फैराडेज लॉ ऑफ EMI। फैराडेज लॉ ऑफ EMI क्या है? ये भी 2 मार्क्स हैं। तो EMI का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडे ने EMI के 2 लॉ दे रखे हैं। फर्स्ट लॉ में तो खाली स्टेटमेंट है कि व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल चेंजेस एंड EMF इज इंड्यूस्ड। कोई EMF, तो ये है फर्स्ट लॉ। ठीक है, जैसे ऐसे समझ लो कि जैसे कोई एक कॉइल है और यहाँ पे हम कोई मीटर लगा दें और एक मैग्नेट ले लें नॉर्थ साउथ, और वो ये फ्लक्स का मतलब फ्लो, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का इसमें से फ्लो होता है तो इसमें क्या होता है? इंड्यूस। खाली स्टेटमेंट है व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए कॉइल, ये है कॉइल, चेंजेस एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन इट। EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड लॉ है कि जो EMF आएगा इसका मान कितना होगा? द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। कि उसका जो मान होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। साइंस के अंदर d/dt लगा दिया, इसका मतलब डिफरेंशिएशन, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को लिखते हैं फाई नाम के अक्षर से। तो ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगी। और इस निशान को हटाएंगे तो यहाँ पे हम K लगा देते हैं, और K का मान कितना हो गया? -1। और चेंज को ऐसे लिख दें फ्लक्स फाई टू -φ1। ये फाई टू φ1 में समझ लो कि सरों में मान लो 10,000 जा रही हैं, 10,000 लाइन जा रही है। टाइम है कुछ लगा लो आपका 1 सेकंड। ठीक है, और अगली सेकंड के अंदर इसको हमने पीछे किया तो ये होगी आपकी 8,000 2 सेकंड में। तो चेंज कितना है देखो, 10,000 - 8,000, और टाइम का कितना है? टाइम 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। तो ये फैराडे सेकंड लॉ है हमारा, और K का मान -1 है। फैराडे ने इसकी डायरेक्शन नहीं बताई कि इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन क्या होगी। फैराडे ने कोई डायरेक्शन के बारे में नहीं बताई। तो डायरेक्शन के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था? उसका नाम था लेंज लॉ। 1 नंबर में ये भी इंपॉर्टेंट पर्सन आता है।
कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़ गिवन बाय द लेंज लॉ। तो ये हमारा छठा प्रश्न भी सोल्व हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। नेक्स्ट है 2 नंबर का 7वां प्रश्न है, व्हाट इज़ द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। ये एक बच्चों न्यूमेरिकल है ये, इसके अंदर दे रखा है, ये कोई इक्वेशन दे रखी है, कोई वेव की इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, उसको वाई वाला कंपोनेंट दिखाया है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। तो इसके अंदर हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसकी इक्वेशन को हम मैच करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो ये देखो, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, साइन के नीचे साइन लिखो, ये एम्पलीट्यूड का रोल करेगा। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। देखो ऐसे ये है ए आपका, ये ए का काम करेगा। साइन वेव है तो साइन लिख दिया। ओमेगा टी एंगल है ये, और ये इसका फेज डिफरेंस है। तो मैचिंग करते हैं। देखो अगर वो पूछे इसमें ए बताओ तो ए का तो काम ये हो गया, एम्पलीट्यूड पूछा तो ये आ गया। तो 2 नंबर का प्रश्न है, 2 ही बातें पूछी हैं, व्हाट इज़ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो पहले हम फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। साइन के साथ मैचिंग होगी, ये फाई हो गया। तो देखो ओमेगा का रोल कौन कर रहा है यहाँ पे, ओमेगा का रोल कर रहा है 1.5 × 10⁻11। तो ओमेगा किसके बराबर होती है, ओमेगा होती है 2π/t, और 1/t टाइम पीरियड को हम क्या लिखें, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल दी। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा 1 नंबर का तो भाग ही हाल हो गया। उसके बाद निकालनी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, वेवलेंथ यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय। देखो चाल बराबर दूरी बटे समय। कोई वेव यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो उसकी वेवलेंथ होगी, ये तो दूरी का रोल कर रहा है। यहाँ से घूम के ये वाली तस्वीर इसके बराबर ही है, यहाँ से चल के वापस यहीं आ जाए उसको बोलते टाइम पीरियड। तो ये होगा समय, और ये होगी तो लैम्डा हो गया आपकी 1/t को लिख दूँ, 1/t को होगा लैम्डा इंटू न्यू हमने निकाल दिया। तो लैम्डा हो गया c/न्यू। c का मान होता है 3 × 10⁸8। 3 गुणा वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸8, और फ्रीक्वेंसी ये साइड में दे रखी है। तो इसको इसके नीचे लिखूँगा तो ये आ जाएगी 1.5 × 10⁻11, और 2π ऊपर चली जाएगी। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 1 नंबर का प्रश्न हमारा ये यहाँ से होगा। तो ऐसे हम न्यूमेरिकल भी देखो कितना आसान है, कंपेयर कर लिया करो स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। एम्पलीट्यूड का रोल ये करेगा, ओमेगा का ये सारे फार्मूले दोहराई करवा दिए। नेक्स्ट हमारा 8th क्वेश्चन, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये इसकी 3 पोस्टुलेट्स हैं, हमसे 2 ही पूछी गई क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो जितना है उतना ही करेंगे। तो क्या है, देखो पहली बात तो है कि हर एटम के सेंटर के अंदर क्या होती है, न्यूक्लियस। ठीक है, एवरी एटम एज ए स्मॉल एंड मॉसिव न्यूक्लियस, कोर को न्यूक्लियस बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चलते रहते हैं। तो एक तो फर्स्ट पोस्टुलेट्स दी होगी। पोस्टुलेट्स कौन सी होती है, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती उसके बारे में बता रहे हो, बाद में वो कन्फर्म हो जाती है। दूसरा है फॉर दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है, तो देखो अब इसके अंदर ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन में मास भी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में मास होता है, और r उसका रेडियस है, v वेलोसिटी से वो चल रहा है। जब तीनों चीज़ें गुणा हो जाती है ना mv/r की, तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम को L नाम के अक्षर से लिखते हैं mv/r। एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π। ठीक है, ये एक फैक्टर है, और h का मतलब क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो 2 पोस्टुलेट्स आपकी तैयार होगी। तीसरा है कि E = E2 - E1, इसका मतलब एनर्जी रिलीज से और एनर्जी एब्जॉर्ब से है। जब कोई इलेक्ट्रॉन अगर वो जंप्स करता है हायर ऑर्बिट में, यानी कि छोटे से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। ठीक है, कोई आदमी स्कॉर्पियो से फॉर्च्यूनर पे जा रहा है, इसका मतलब उसके पास पैसे आए हैं। तो इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स जंप करता है, तो वो हायर ऑर्बिट में जंप करता है, तो क्या होगा, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। और अगर कोई अपनी एनर्जी रिलीज़ कर रहा है, स्कॉर्पियो से सेंटर पे जा रहा है, तो उसने अपनी एनर्जी रिलीज़ करी, यानी कि पैसे रिलीज़ किए हैं। तो ये 3 पोस्टुलेट्स थी।
तो जितना पूछा है उसी हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। तो ये पर्सन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और पेपर में आए तो इतना ही लिखना होता है। नेक्स्ट 9th, राइट द ट्रूथ टेबल। एक डायग्राम बना रखा है, इस गेट का नाम बताना है और इसकी ट्रूथ टेबल लिखनी है। एक नंबर तो गेट का नाम बताना है और दूसरे उसकी ट्रूथ टेबल है। तो बच्चों ये मैंने विस्तार से एक वीडियो बना रखी है, अच्छी तरह देखना, लॉजिक गेट्स के ऊपर विद प्रैक्टिकल करवा रखा है। तो इसको मैं उसी हिसाब से समझा रहा हूँ। देखो ये गेट था अपना, आगे से डी अक्षर जैसा हो इसको हम बोलते हैं एंड गेट, और अगर इसके आगे ये लगा दी जाए तो इसको हम बोलते हैं नैंड गेट। और जब इसकी दोनों इनपुट्स हैं ये, इनको हम सॉर्ट कर दें, एक कर दें, तो क्या होगा देखो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको कि दोनों, वैसे तो हम जो लिखते हैं तो इसका कहते हैं 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, लेकिन मैंने दोनों को सेम कर दिया। सेम करने का मतलब दोनों 0 0 1 1 कर दी। अब ऑपरेशन लगाओ। नैंड का ऑपरेशन क्या होता है? गुणा और उल्टा, गुणा और उल्टा करेंगे। तो 0 की 0 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0, और उसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा? 1। ये सेम है। तो अब देखो दोनों 0 थी, 0 का मतलब दोनों ऑफ था, तो क्या हो गया? ऑन। दोनों ऑन थे तो क्या हो गया? ऑफ। तो ऐसा कौन सा गेट करता है जो इनपुट को बदल देता है? तो उसका नाम होता है नॉट गेट। तो 1 नंबर तो मिल जाएगा आपको इसका, नॉट गेट का। दूसरा इसकी ट्रूथ टेबल। नॉट गेट में तो एक ही होता है, एक ही लिख देना। ये इनपुट ए और वाई, 0 का 1, 1 की 0, तो ये करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे हम कर देंगे। 2 नंबर का था, ये हमारा समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, इसमें आता है व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन और एंटीना। कि एंटीना के बारे में बताओ और मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो देखो मॉड्यूलेशन ये हमारी 10th यूनिट है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कि हमारी जो ऑडियो सिग्नल है वो काफ़ी दूर तक नहीं जा सकती। देखो मैंने इसलिए माइक भी लगा रखा है, और माइक लगाने के बाद मेरे यहाँ से अगर सामने ही कैमरे में रिकॉर्ड करूँ तो आवाज़ साफ नहीं आएगी, साउंड नॉइस आएगा। तो ऑडियो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती है, तो उसको दूर पहुँचाने के लिए किसी कैरियर वेव की ज़रूरत होती है। जैसे साइकिल के पीछे कैरियर होता है जिसमें बैठ के या कोई सामान रख के ले जाते हैं, ऐसे ही जो हाई स्पीड कैरियर वेव होती है और ये ऑडियो सिग्नल है। तो ऑडियो सिग्नल को कैरियर वेव के साथ सुपर इम्पोज करना, उसको मिक्सिंग करना, द मिक्सिंग ऑफ ऑडियो सिग्नल्स विद द कैरियर वेव, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ठीक है, मॉड्यूलेशन की होगी ये बात। दूसरी बात, अगर हम मॉड्यूलेशन ना करें तो एंटीना का साइज़ बहुत लंबा होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में आती है, इट इज़ प्रोसेस ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ मैसेज सिग्नल टू द हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। कैरियर वेव का उसी सिग्नल का एक ही बात होती है। ठीक। दूसरा कि जो कैरियर, बच्चों ये समझ लो कि कोई एक बड़ी गाड़ी है जिसमें हम बैठ के जा रहे हैं। हमको मान लो गोवा जाना है, तो हम पैदल जाएंगे तो बहुत समय लगेगा और पता नहीं पहुंच ही पाए ना पहुंच पाए। लेकिन गोवा जाने के लिए हम यहाँ पे कोई हेलीकॉप्टर खड़ा हो तो हम 2.5 घंटे में ही गोवा पहुंच जाएंगे। तो जो हेलीकॉप्टर है ना वो तो कैरियर वेव का काम कर रहा है, वो हाई फ्रीक्वेंसी हाई वेलोसिटी वेव है, और हम जो है वो मैसेज सिग्नल काम कर रहे हैं। देखो मैसेज सिग्नल का हो चाहे ऑडियो सिग्नल का हो, एक ही बात है। तो मैं जाके हेलीकॉप्टर में बैठ जाऊँ, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑडियो सिग्नल इनटू हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इज़ नोन एज द मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन बोलते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब मिलाना, मिल जाना, उस पर बैठ जाना। तो ये तो होगी मॉड्यूलेशन की डेफिनेशन। दूसरा कि जो कैरियर वेव है ना, कैरियर वेव की प्रॉपर्टीज होती है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? उसका एम्पलीट्यूड भी होता है। वो कैरियर वेव भी ऐसी ही होती है। ये उसका सिग्नल है, देखो AC, ये उसका एम्पलीट्यूड है, सॉरी एम्पलीट्यूड है। इसकी शक्ल साइन वेव जैसी है, साइन लिख दिया। अभी मैंने एक प्रॉब्लम करवाई थी, एक न्यूमेरिकल आ रहा था, उसमें ω/c/t था। ये ω/c/t ये थीटा के बराबर ही होता है, और ये फाई है इसका फेज़ डिफरेंस। फाई फेज़ डिफरेंस, फेज़ को साइंस में एंगल भी बोलते हैं। तो ठीक है, ये थी इसकी प्रॉपर्टी को उसके हिसाब से चेंज करना। अगर इसके एम्पलीट्यूड को हम उसके हिसाब से चेंज कर दें तो उस मॉड्यूलेशन को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। कैरियर वेव यानी कि
कि फ्रीक्वेंसी को हमारी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज कर दे तो उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन और भी प्रकार के होते हैं, फेज मॉड्यूलेशन भी होता है। तो ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। एफएम का मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, जो हमारा रेडियो होता है एफएम वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। जो लोकल स्टेशन के हैं उनको हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हैं। एफएम की आवाज़ जो है वो बहुत ही साफ़ होती है। तो ये तो थी मॉड्यूलेशन से संबंधित बात। मॉड्यूलेशन तो समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो एंटीना का क्या रोल है। तो इसमें एंटीना का रोल ये होता है कि हमारी जो ऑडियो रेंज है ना, हमारी ऑडियो रेंज जो हम सुन सकते हैं वो हम सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। एक नंबर का भी प्रश्न आता है ऑडियो रेंज कितनी होती है। 20,000 हर्ट्ज को हम 20 किलो हर्ट्ज बोल देते हैं, KHZ। ठीक है, तो ये फार्मूला था हमारा। यहाँ से हम एंटीना के बारे में बता रहा हूँ कि एंटीना अगर हम मॉड्यूलेशन कर देते हैं तो एंटीना का साइज छोटा हो जाता है। देखो कैसे, मान लो कि हमने 15 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ ट्रांसमिट कर दी ट्रांसमिटिंग एंटीना से। तो अब देखते हैं एंटीना कितना लंबा चाहिए। तो फार्मूला हो गया C का मान 3 × 10 की शक्ति 8, 15 का काट पीट के ये आ गया 20,000 मीटर। और एंटीना होना चाहिए इसका 1/4 करेंगे। दो प्रकार के एंटीना होते हैं, एक में बाई 2 का अंदर, डाईपोल एंटीना में दो करेंगे। तो काटे पीटेंगे कितना आ गया ये 5 किलोमीटर। तो अब देखो 5 किलोमीटर का लंबा एंटीना ऐसे थिंकेबल है। 5 किलोमीटर लंबा एंटीना लगा दोगे तो उसको बांध दोगे किसके साथ। ठीक है, 78 मीटर की कुतुब मीनार ही बड़ी मुश्किल से रुकी हुई है, वो भी गिरने के लिए तैयार हो रही है। तो 5 किलोमीटर लंबा एंटीना तो हो नहीं सकता, इसलिए मॉड्यूलेशन ज़रूरी है। क्यों? एंटीना का साइज छोटा रखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे हम जो पूछें ये प्रश्न कर लेंगे। तो इसी के साथ ही हमारे 2-2 नंबर के जो प्रश्न थे, 9 प्रश्न थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये सोल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। थैंक्स।